नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, इस विषय का संबंध जुड़ता है तमिलनाडु की सरकार से। और इस वर्ष तमिलनाडु की सरकार ने अपना बजट 2025-26 पेश किया, लेकिन उसके बजट में इस बार एक नई बात देखने को मिली और इस बजट में जो रुपए का प्रतीक है वो बदला हुआ शामिल किया गया और यही अब चर्चा और विवाद का कारण बन चुका है। क्योंकि हाल ही में जो तमिलनाडु की सरकार है, इसने अपने बजट में खास तौर पे जो रुपए का प्रतीक एक तरह से देखें तो जो हिंदी में देवनागरी लिपि में जो र और उस पर एक पैरेलल जो लाइन दी जाती है, इसको न यूज करते हुए तमिल भाषा में वहाँ पर अब रुपए के प्रतीक को कहीं न कहीं पहले वाले प्रतीक को रिप्लेस किया गया है। अब यही मुद्दा चर्चा में आ चुका है। तो इस मुद्दा के सामने आने के बाद देखें तो अब इसकी चर्चा आम हो चुकी है और इसी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। और ये मुद्दा उस समय आया है जब पहले से देखें तो महीना भर पहले से जो तमिलनाडु की राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है, दोनों के बीच में एक तरह से तानातानी बनी हुई थी। और ये तानातानी जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो ट्राई लैंग्वेज जो पॉलिसी है, उसको लेकर एक तरह से विवाद के तौर पे देखने को मिल रही थी। क्योंकि ये जो नई पॉलिसी है, इसके तहत जो केंद्र सरकार है वो नई शिक्षा नीति के तहत अब देखें तो लागू करने के लिए बात कर रही है। और इस नई शिक्षा नीति में अब केंद्र सरकार कह रही है कि अब स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंटेड स्कूल है, वहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और इन दोनों भाषाओं के साथ अब एक स्थानीय भाषा शामिल होगी। लेकिन यही मुद्दा फंस गया है, जहाँ पर तमिलनाडु की जो सरकार है वो क्या कर रही है, वो हिंदी भाषा का विरोध कर रही है। तो इन दो मुद्दों के बीच में अब एक नया मुद्दा इस रुपए के प्रतीक के रिप्लेस करने को लेकर देखने को मिल रहा है। तो इसी मुद्दे की और इस मुद्दे से जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं, उन पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या और इस मुद्दे से जुड़े हुए जो भी विभिन्न पहलू हैं, उन पर भी हम खास तौर पे बात करेंगे। क्योंकि हाल ही में देखें तो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, इसने अपना जो बजट 2025 और 2026 का जो बजट है वो पेश किया। इस बजट में खास तौर पे देखें तो एक महत्वपूर्ण बात क्या देखने को मिली कि इस पूरे बजट में जो अभी तक हम रुपए का जो प्रतीक है वो इस फॉर्मेट में हम देखते थे। ठीक है, ये प्रतीक लिया गया था और बड़े ही शानो शौकत और सम्मान से लिया गया था। लेकिन अब क्या है कि जो तमिलनाडु की सरकार है वो इस रुपए को प्रतीक के तौर पे न लेकर अब इसकी जगह पे देखें तो एक नया जो प्रतीक है वो यहाँ पर शामिल करते हुए दिखी है। और इसी को लेकर कहीं न कहीं अब विरोध देखने को मिल रहा है कि ये जो रिप्लेसमेंट जो की गई है यहाँ पर तमिलनाडु की जो राज्य सरकार है उसके द्वारा, ये जो सिंबल है इसका कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट अपनी तमिल भाषा के रूप में किया गया है। तो इसको कहीं ना कहीं जो एक तरह से ये जो सिंबल था, इसे राष्ट्रीय प्रतीक का कहीं ना कहीं जो असम्मान है उसके तौर पे देखा जा रहा है। और इसी कारण से अब ये जो मुद्दा है, अब ये एक तरह से तूल पकड़ चुका है। तो देखेंगे कि आखिर ये जो मुद्दा है ये कहाँ तक बढ़ता है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात है। और इस कारण से ये मुद्दा अब चर्चा का विषय बन चुका है। क्योंकि यहाँ पर देखें तो सरकार ने जो 2025-26 के बजट में ये रुपए का सिंबल होता है, इसकी जगह पे क्या किया है कि अब एक नया सिंबल अपने बजट में उपयोग में लाया है। और इस कारण से ये मुद्दा अब खास तौर पे विवादित हो चुका है। यहाँ पर अगर देखें तो ये जो सिंबल रिप्लेस किया गया है, ये तमिल लिपि का क्या है, अक्षर है। और इसका जो मीनिंग होता है वो रू होता है। जैसे हिंदी में अगर हम देखें तो इसका जो मीनिंग है वो रू है। अब ये चर्चा में है और यहाँ पर खास तौर पे देखें कि ये जो चर्चा यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर अगर इसकी हम बात करें तो केंद्र सरकार और जो तमिलनाडु सरकार है, इसके बीच में पहले से ही हिंदी को लेकर लगातार विवाद देखने को मिल रहे थे। और जो तमिलनाडु की कहें सरकार है, स्टालिन एम के जो स्टालिन है, ये यहाँ के सीएम हैं, उनसे लगातार कहें तो केंद्र सरकार के बीच में तानातानी देखने को मिल रही थी। और ये जो तानातानी देखने को मिल रही थी, ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी है उसको लागू करने को लेकर देखने को मिल रही थी, जिस नीति के तहत ये कहा जा रहा है कि हिंदी, अंग्रेजी भाषा के अलावा एक स्थानीय भाषा अब
स्कूलों में शामिल की जाएगी। और इसी को लेकर जो तमिलनाडु की सरकार है वो हिंदी का विरोध कर रही है, हिंदी के खिलाफ है। और इस कारण से अब ये मुद्दा खास तौर पे अब जोर पकड़ता जा रहा है। यहाँ पर जो अन्नामलाई है उन्होंने ये बोला है कि जो डीएमके नेता है उनके जो बेटे हैं उन्होंने ही डिज़ाइन किया था ये रुपए का जो सिंबल है, ये जो प्रतीक है, इन्होंने ही इसकी पूरा इसके बारे में डिज़ाइन किया था। तो ये एक प्रश्न उठ रहा है कि आखिर जो डीएमके हैं, डीएमके से ही जुड़े हुए स्टालिन हैं, तो उन्होंने जब ये प्रतीक एक्सेप्ट किया गया था जिस समय, उस समय आखिर इसका विरोध क्यों नहीं किया। और उस समय एक तरह से देखें तो इस समय जो शासित केंद्रीय सरकार है बीजेपी की, तो उस समय जो डीएमके है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के सपोर्ट में थी, तो उस समय क्यों नहीं की। आज इसका विरोध एक तरह से क्यों कर रही है और इसको कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके अपमान के तौर पे देखा जा रहा है। तो इस कारण से अब ये जो मुद्दा है ये तूल पकड़ता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जो फिनेंस मिनिस्टर हैं वो निर्मला सीतारमण है, इनकी प्रतिक्रिया आई है। इन्होंने यही बात कही है कि जो डीएमके की सरकार है इसके द्वारा जो रुपए के प्रतीक को बदलने की जो बात देखने को मिल रही है, इस पर इन्होंने सवाल उठाया। इन्होंने कहा कि 2010 में जब रुपए का ये जो सिंबल है, ये जो प्रतीक है, इसे अपनाया गया तो उस समय जो डीएमके है ये केंद्र सरकार का हिस्सा भी थी और उस समय क्यों नहीं इसका विरोध किए, जबकि उस समय ये जो रुपए का सिंबल है, इसका जो प्रतीक है, इसका जो डिज़ाइन है, वो डीएमके के ही एक पूर्व विधायक के जो बेटे हैं उदय कुमार, उन्होंने ही बनाया था। तो कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है वो डीएमके पार्टी से है। लेकिन फिर भी इस तरह का जो विरोध है या इस तरह की जो प्रतिक्रिया है वो तमिलनाडु की सरकार के द्वारा जो की गई है वो कहीं ना कहीं भारतीय प्रतीक का अपमान माना जाएगा, ये बात कही गई। अब यहाँ पर देखिए एक दो चीज़ें और देखने को मिल रही है। डीएमके जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसको खारिज कर तमिल जो युवा है उसके योगदान का अपमान कर रही है, ऐसी बात जो निर्मला सीतारमण है वो कह रही हैं। और रुपए का जो चिन्ह है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, अब मान्यता प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं अपने देश में ही अपने जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनका अपमान का मामला माना जा सकता है। ये भी कहा गया कि जो इंडोनेशिया है, मालदीव है, मॉरिशस है, नेपाल है, सेशल्स है, ऐसे कई सारे दुनिया के जो देश हैं उन्होंने रुपया जो नाम है उस नाम से ही करेंसी चला रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत की जो ये रुपया करेंसी जो प्रतीक सिंबल है ये केवल भारत तक ही अब सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जो ख्याति है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो चुकी है और इसको कई सारे दुनिया की जो सरकारें हैं वो अडॉप्ट कर चुकी हैं। सभी निर्वाचित जो प्रतिनिधि है वो संविधान की शपथ लेते हैं और रुपया हटाना इस शपथ के खिलाफ है, ये बात कही गई है। राष्ट्रीय प्रतीकों को जो हटाने की बात कही जा रही है, भारतीय एकता को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर क्षेत्रीय जो अलगाववाद है उसको बढ़ावा देगा, ऐसी विभिन्न बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो ये पूरा मुद्दा था। इसके संदर्भ में जो देश के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये पूरी प्रतिक्रिया दी है। अब थोड़ा सा बात कर लें यहाँ पर जो भारतीय रुपए जो सिंबल की बात हो रही है, तो इसके बारे में देखें कि आखिर ये है क्या। तो देखिए इसके बारे में एक एक चीज़ करके देखते हैं। ये एक रुपए का एक सिंबल है, एक क्या है, एक ये प्रतीक चिन्ह है। और इसे कब अपनाया गया, तो आधिकारिक रूप से अगर हम बात करें इसकी, तो आधिकारिक रूप से जो इसको स्वीकृति मिली वो कब मिली, तो इसको स्वीकृति 2010 में मिली, वर्ष 2010 में, 2010 में इस भारतीय रुपए को, इस प्रतीक को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। ये जो सिंबल है रुपया आप देख रहे होंगे इस तरह से, इसमें खास तौर पे ये जो आप वर्ड देखते होंगे, जो देवनागरी लिपि होती है, जो देवनागरी लिपि होती है उसी में जो होता है कहीं ना कहीं उसी से ये लिया गया है। और एक तरह से देखें जो लैटिन लेटर होता है जिसे हम आर कहते हैं, तो इन दोनों का एक तरह से देखें, जहां एक तरफ ये है देवनागरी लिपि से जुड़ा हुआ, तो आर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, लैटिन जो फॉर्मेट है, जो लैटिन फॉर्मेट है उन दोनों का एक तरह से मिक्सचर है। एक तरह से देखें तो इनका मिश्रण है और इनसे ही क्या बना है, ये रुपए का प्रतीक बना है। चिन्ह में जो मौजूदा जो वर्टिकल लाइंस हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो राष्ट्रध्वज है, जो समानता का जो प्रतीक है उसको दर्शाती है। और भारत सरकार ने जो 15 जुलाई है, 15 जुलाई 2010 को आधिकारिक रूप से इस प्रतीक को अपना लिया था। और इसका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के बारे में अगर देखें, इसका जो डिज़ाइन था वो किसने बनाया था, तो इस बारे में हमने बताया कि जो उदय कुमार है, ये
पोस्ट ग्रेजुएट थे आईआईटी मुंबई से, ये डीएमके के एक पूर्व विधायक के बेटे भी हैं। इन्होंने ही इसको डिज़ाइन किया था। तो उदय कुमार ने इसका डिज़ाइन किया था और इसके एवज में जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है, उसने उदय कुमार को इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, क्योंकि इसके लिए एक तरह से देखें तो पूरा विज्ञप्ति निकाली गई थी। बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से इस रुपए के या इस करेंसी के प्रतीक के तौर पे डिज़ाइन किया था। उनमें से जो चुनाव हुआ था वो उदय कुमार के इस प्रतीक का हुआ था और इसके एवज में आरबीआई ने उदय कुमार को लगभग 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार भी प्रदान किया था। तो इस कारण से ये भारतीय रुपए से जुड़े हुए जो विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हमने देख लिया। अब यहाँ पर एक और मुद्दा है जिसके बारे में हमने बात की कि ये मुद्दा लगभग 1 महीने से जो केंद्र सरकार है और जो तमिलनाडु की जो स्टालिन की मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो वहाँ की राज्य सरकार है उसके बीच में जो तानातानी देखने को मिल रही है, जिसमें ट्राई लैंग्वेज वार की बात कही जा रही है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ती है। इसमें अगर देखें तो ये जो 15 फरवरी है उस तक जो घटना थी जिसमें धर्मेंद्र जो प्रधान है उन्होंने वाराणसी के एक प्रोग्राम में तमिलनाडु सरकार के राजनीतिक हितों को साधने का आरोप लगाया। और यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, इनका ये कहना था कि राज्य को समग्र शिक्षा मिशन के लिए लगभग 2400 करोड़ रुपए की जो धनराशि है तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से अपना नहीं लेते हैं। और इसके संदर्भ में घटनाक्रम देखने को मिले, जैसे 18 फरवरी को उदयनिधि बोले केंद्र लैंग्वेज वार शुरू न करे। 23 फरवरी को शिक्षा मंत्री ने स्टालिन को लेटर भेजा और 25 फरवरी को स्टालिन बोले हम लैंग्वेज वार के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिले। अब इस थोड़ा सा जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है इसकी अगर हम चर्चा करें कि आखिर ये है क्या, तो देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इस नई शिक्षा नीति के तहत देश के सभी सरकारी और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर जो 3 भाषाएं हैं वो सिखाई जाने की बात कही जा रही है। और इन 3 भाषाओं में ये कहा जा रहा है कि इनमें से जो 2 भाषाएं होंगी, इनमें से जो 2 लैंग्वेज होंगी उनमें से एक जो भाषा होगी वो स्थानीय होगी, बाकी 2 हिंदी और अंग्रेजी होंगी, ये बात कही गई। जैसे अगर बात करें जो पहली भाषा होगी उसमें ये कहा गया कि जो स्टूडेंट है उसकी मातृभाषा होगी या फिर स्थानीय भाषा होगी या फिर क्षेत्रीय भाषा होगी, जहाँ संभव होगा वो प्राइमरी एजुकेशन भी इसी में होगी। तो ये बात कही गई है कि ये जो 3 भाषाओं का कंसेप्ट दिया जा रहा है इस नए एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें ये कहा गया कि इनमें 2 भारतीय भाषाएं होगी और 1 अन्य भाषा होगी। ठीक है, अब देखिए दूसरी भाषा की जो बात कही जा रही है जिसमें कहा गया है कि आमतौर पे हिंदी या राज्य की जो दूसरी भारतीय भाषा होगी उसको शामिल किया जाएगा। और तीसरी भाषा में कहा गया है कि अंग्रेजी या अन्य कोई भारतीय या जो भी विदेशी भाषा होगी उसे शामिल किया गया है। तो ये बात कही गई है 3 जो भारतीय फार्मूला 3 जो भाषा फार्मूला है जिसके बारे में नई शिक्षा नीति में ये बातें कही गई है कि अब सभी स्कूलों में, चाहे वो गवर्नमेंट आधारित स्कूल हो चाहे वो निजी स्कूल है, वहाँ पर 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी, जिनमें से 2 भारतीय भाषाएं होंगी और 1 अन्य भाषा होगी, जिसके बारे में हमने देखा कि पहली भाषा के बारे में स्पष्ट तौर पे यहाँ पर कहा गया है कि स्टूडेंट की एक मातृभाषा हो सकती है, क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, स्थानीय भाषा हो सकती है, और ये कोशिश की जाएगी कि जो प्राइमरी एजुकेशन हो वो इसके मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में भी हो। दूसरी बात कही गई कि आमतौर पे हिंदी या राज्य की जो भी दूसरी भाषा होगी उसे दूसरे भाषा के तौर पे शामिल किया जाएगा। और तीसरे भाषा के तौर पे देखें तो अंग्रेजी या अन्य कोई भी जो भाषा होगी, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी भाषा हो, तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजी होगी, फ्रेंच हो सकती है, तो किसी इतर भाषा को शामिल किया जा सकता है। ये बात कही गई है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन इसका विरोध तमिलनाडु की जो सरकार है वो हिंदी भाषा का विरोध कर रही है। अब यहाँ पर भारत में भाषा को लेकर जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है, ये नया नहीं है, ये पहले भी विवाद देखने को मिला है। तो कुछ विवादों की चर्चा करें। जैसे संविधान का जब निर्माण हो रहा था उस समय भी राजभाषा का विवाद देखने को मिला था। वर्ष 1947 से 1950 का ये जो समय था भारत की आज़ादी के बाद, भाषा को लेकर खास तौर पे जब राजभाषा की बात आई तो इसको लेकर
एक अलग अलग मत देखने को मिला। हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है वो रखा गया, क्योंकि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा थी वो हिंदी थी। इसी को आधार बनाकर राजभाषा बनाने का प्रपोजल रखा गया। लेकिन जो भी साउथ के जो राज्य थे उन्होंने इसका विरोध किया और संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा और अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में घोषित किया गया। अंग्रेजी को 15 साल तक 1965 तक क्या किया गया, जारी रखने का भी प्रावधान रखा गया था। तो इस तरह की बातें देखने को मिली थी। फिर बाद में देखें तो 1965 का जो हिंदी विरोधी आंदोलन था, तमिलनाडु में सबसे अधिक इसका प्रभाव देखने को मिला। 1965 में केंद्र सरकार ने हिंदी जो थी, हिंदी को पूरी तरह से राज्य की भाषा बनाने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र जो कड़गम ये जो पार्टी थी, इसके नेतृत्व में व्यापक यहाँ पर विरोध किया गया, हिंसक आंदोलन किए गए, लोगों की इसमें मौतें भी हुई, जिसके बाद केंद्र सरकार को अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक जारी रखने का फैसला लेना पड़ा। तो इस तरह के जो विवाद हैं वो नई नहीं है। इसके बाद भी 1986 में जो नई शिक्षा नीति आई उसका भी विरोध हुआ, क्योंकि जो राजीव गांधी सरकार थी इसने नई शिक्षा नीति की घोषणा की और इस नई नीति में हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। लेकिन उस समय भी जो साउथ के राज्य हैं, खासतौर पे तमिलनाडु और अन्य जो राज्य हैं, उन्होंने इसका मुखर विरोध किया। इसके बाद जो केंद्र सरकार है उसने अपना कदम पीछे खींच लिया। तो इस तरह के विवाद अक्सर देखने को मिले हैं। 2014 में हिंदी को प्राथमिकता देने पर भी एक तरह से विवाद देखने को मिला। जो 14 में जब पहली बार देखें तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार आई, उसके सरकार के आने के बाद जो सरकारी कार्यालय हैं उन कार्यालयों में हिंदी को प्राथमिकता देने की घोषणा की गई। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों ने बड़े स्तर पे इसका विरोध किया और केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में सफाई दी कि ये जो कदम है ये केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए ही केवल है, राज्यों पर कोई बाध्यता नहीं है कि वो इसको फॉलो करें। तो इस तरह की बात कही गई है। 2019 की नई शिक्षा नीति और जो त्रिभाषा जो फार्मूला है, इसमें अगर देखें तो नई जो शिक्षा नीति है इसमें हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य करने का एक प्रपोजल रखा गया है। लेकिन तमिलनाडु की जो सरकार है, जो डीएमके है, उसने इसका कड़ा विरोध किया है। बाद में केंद्र सरकार ने नीति में बदलाव किया और हिंदी को अनिवार्य नहीं किया। ये बात देखने को मिली थी। फिर बाद में देखें तो 2023-24 में तमिलनाडु बनाम जो केंद्र सरकार का मामला देखने को मिला था, जिसमें केंद्र सरकार जो है ये त्रिभाषा नीति को फिर से लागू करने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु सरकार ने साफ कहा है कि हिंदी थोपी नहीं जा सकती है और इस पूरे मामले में जो डीएमके है, जो ये पार्टी है और अन्य जो दल है, वो भाषाई जो साम्राज्यवाद है उसको कहीं ना कहीं इसे करार दे रहे हैं कि ये एक तरह से थोपा जा रहा है। तो इस तरह से ये जो मामला है ये लंबे समय से चलता आ रहा है। अब देखने वाली बात है कि ये जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसकी जो ये 3 लैंग्वेज जो कह सकते हैं कि पॉलिसी है, एक तरह से ट्रॉय लैंग्वेज पॉलिसी है, ये कैसे लागू हो पाती है, क्या पूरे देश में लागू हो पाती है। और इस तरह की जो प्रतिक्रिया अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है, खास तौर पे देखें जो प्रतीक के संदर्भ में एक तरह से उसका अपमान देखने को मिला है। आखिर इस पर आने वाले समय में क्या मामला देखने को मिलता है, ये अब भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। तो इस तरह से इस पूरे मामले की हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025-26 के बजट में रुपए का जो प्रतीक है उसे क्या किया कि एक नए प्रतीक से बदल दिया। विकल्प हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो आज के एपिसोड में हमने इसी मुद्दे की चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।